आप सभी का स्वागत है मनीष सर क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है कोण। और कोण के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं क्या है बिंदु, रेखा, रेखाखंड व किरण के बारे में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है समतल और वक्रतल, संरेख और असंरेख बिंदु के बारे में भी समझेंगे। संगामी, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखा के अंतर भी जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे कि कोण का जो नामकरण किस तरह से होता है, उसको मापते कैसे हैं। साथ में संपूरक कोण और पूरक कोण के विषय में भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि माप के आधार पर कोण के कितने प्रकार होते हैं। और ये भी समझने वाले हैं कि आसन्न कोण क्या है और सर्वांग समकोण क्या है, रैखिक युग्म क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण भी किसे कहते हैं, एकांतर, संगत और क्रमागत अंतःकोण के बारे में भी जानने वाले हैं। और त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के बाह्य कोण क्या है, अंतःकोण क्या है, त्रिभुज और चतुर्भुज के अंतःकोण का योग क्या होता है। और साथ में हम देखेंगे कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हैं। और ये जब हम टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए शुरू से आखिरी तक इस क्लास को आप देखिए ताकि कोण के विषय में पूरी समझ एक बन सके। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है बिंदु, रेखा, रेखाखंड व किरण किसे कहते हैं। यहां पर हम देखें, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं और ध्यान से सुनिए, मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखें बिंदु, किसी पेंसिल की बारीक नोक को कागज पर दबाने से बना चिन्ह। देखिए यहां पर हम स्क्रीन में दबा रहे हैं, है ना, तो ये बिंदी बन गया। ये बिंदी क्या है, इसे ही गणित की भाषा में बिंदु कहते हैं। और इसका नाम होना चाहिए, यदि मैं इसका नाम P दे देता हूं तो इसको पढ़ेंगे हम बिंदु P। या P ना हो तो हम जैसा कि A भी कहें तो बिंदु A भी कह सकते हैं। जो भी इसका नाम रहेगा हम उसके नाम से उसको जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिंदु जब भी प्रयोग हो तो आपको समझना है कि इस तरह से बिंदु को कहा गया है। फिर आते हैं हम रेखा। रेखाखंड को समझने से पहले हम रेखा क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए इस बिंदु पर हम रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, यहां इस बिंदु से होकर के हम कितने रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। और साथ में आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने एक लाइन जो है खींचा और लाइन जो है मैं स्केल की सहायता से भी खींच सकता हूं। और मैं इस लाइन के दोनों छोर में तीर का निशान दे रहा हूं, जो इस बात का प्रतीक है कि हम इसको चाहे तो और भी आगे खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कागज पर दो बिंदुओं ए बी को पैमाने से जोड़ने पर रेखा बनती है। यहां पर देख रहे हैं ये ए और ये बी, दोनों को हम किसमें जोड़ रहे हैं, पैमाने पर। तो यहां पर जैसा कि मैं पैमाना निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए, ये देखिए ये हो गया पैमाना। और इसको मिला करके इस तरह से हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा रेखा। ठीक है, ये यहां से लेकर के हम इस तरह से खींचेंगे तो ये क्या हो गया आपका रेखा। यहां पर दो बिंदु है ए और बी, दोनों को मिला रही है। साथ में आप ये भी देख रहे हो कि इधर तीर का निशान है, इधर तीर का निशान है। ये क्या कह रहा है, रेखा के दोनों ओर असीमित लंबाई तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। और रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी। ठीक है, और साथ में कोई अंत बिंदु भी नहीं होता, तो इसकी लंबाई भी नहीं होती, अनंत लंबाई है, उसकी नाप नहीं होगी। ठीक है, तो रेखा को किन्हीं दो बिंदुओं को की सहायता से, जैसे कि ए बी और ए बी के ऊपर में इस तरह से रेखा का चिन्ह है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखा ए बी। या छोटे अक्षर में जैसे कि हम इसको एल
या एम या एन जो भी है, इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित किए, मान लो ये रेखा एल है और इसको हम एम कह दिए, इसको एन कह दिए। तीनों रेखाएं बिंदु पी पर जाकर के मिल रही हैं। तो क्या जरूरी है एक दूसरे को काटना? नहीं है। आप इस तरह से भी रेखा खींच सकते हैं, कई रेखाएं जो एक दूसरे को न काटें। इनको क्या कहते हैं हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग बिंदु किसे कहते हैं और रेखा किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं, यहां पर रेखा खंड क्या है इसको देखते हैं। रेखा तो आप लोग समझ गए, रेखा पर स्थित जो दो बिंदु था ए तथा बी में बना भाग ए बी रेखाखंड कहलाता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो रेखा है, मान लो रेखा एल है, इस रेखा एल पर बिंदी ए और बी मौजूद है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की नाप को हम कहते हैं रेखा खंड। रेखा पर बढ़ रही है और खंड यानी होता है भाग। तो रेखा का एक टुकड़ा है, एक भाग है, इसलिए कहलाता है रेखा खंड। रेखा खंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं। ये अंत्य बिंदु मतलब आखिरी बिंदु है। अब इधर वाले को जो है हम रेखा खंड नहीं कहेंगे, बस केवल इसके भीतर का ही हम कह सकते हैं। यदि हम इसको नापना चाहें तो हम नाप भी सकते हैं। अब देखिए पैमाने में ये क्या है, शुरुआत जो है यहाँ पर लाइन जो है ये शून्य पर होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 आ गया, फिर हम देखते हैं ये 2 और ये 3 और ये लगभग 3.5। अब ये मान लो ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस तरह से रेखाखंड को नापा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन रेखा को हम नाप नहीं सकते, वो अनंत लंबाई होती है और उसकी कोई चौड़ाई भी नहीं होती। रेखाखंड की कोई चौड़ाई होती है? नहीं, चौड़ाई तो नहीं होती। हाँ, एक निश्चित नाप की जरूर होती है, उसकी हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर किरण। किरण में क्या है कि एक रेखाखंड को एक दिशा के अनुदिश असीमित विस्तार करने पर किरण बनती है। ये देखिए रेखाखंड है ए और बी, लेकिन हम एक दिशा में इसको लगातार बढ़ा रहे हैं, है ना, असीमित विस्तार दे रहे हैं, तो ये कहलाएगी किरण। और हम इसको कह सकते हैं ये इस तरह से ए और बी, ये क्या हो जाएगा किरण ए बी, ठीक है। रेखा में क्या होता है, दोनों ओर विस्तार होता है, दोनों ओर उसको विस्तार करेंगे तो रेखा हो जाता है। लेकिन यहां पर दोनों ओर विस्तार नहीं है, केवल एक ही तरफ जो है विस्तार है। जैसे कि सूर्य की किरण है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं सूर्य की किरण। ये क्या है आपका सन है, तो ये किरण है, ये इस तरह से इसका किरण का फैलाव होता है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं ये सूर्य किरण है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है रेखा, क्या है रेखाखंड और क्या है किरण। यदि इसको लिखना रहता है तो ये देखिए ऊपर में दोनों तरफ जो है तीर का निशान रहेगा तो इसको रेखा ए भी पढ़ेंगे। यदि कोई भी तीर का निशान नहीं रहेगा तो इसको बोलते हैं रेखाखंड ए बी। और ये है एक तरफ यदि तीर का निशान रहे तो इसको बोलेंगे किरण ए बी, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण किसे कहते हैं। हम समझने वाले हैं समतल और वक्रतल किसे कहते हैं। समतल कहने का मतलब है किसी वस्तु के सीधे तल को समतल कहते हैं, सीधे तल यानी सपाट तल, ठीक है। और वक्रतल किसे कहते हैं, किसी वस्तु के घुमावदार तल को वक्रतल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर समतल वस्तु है, यहाँ पर देखिए ये पुस्तक है और ये इसका जो है सपाट तल है, यानी कहीं पर भी उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, समतल है। पुस्तक की हम कागज को भी देखें तो वो समतल होता है, ठीक है। लेकिन हम आम को देखें तो एक उस पर एक घुमावदार तल रहेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा और धीरे धीरे उतरेगा, है ना, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इसको अब छू करके देखेंगे भी तो जान जाएंगे। यहां पर देखेंगे ये क्या है आपका एक बाउल है, कटोरा है। कटोरा का हम देखें तो ये तो वक्रतल है यहां पर भी माना, लेकिन इसके आधार पर जो है समतल होता है, तभी तो वो जमीन पर टिका रहता है। चौकी को आप छू करके देखोगे तो वो वक्रतल में होता है।
घुमावदार तल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखें माचिस की डिब्बी एक समतल है, और यहाँ पर तरबूज देखें तो घुमावदार तल के कारण वो लुढ़कने भी लगती। ग्लोब क्या है? जी हाँ, ग्लोब है वक्र तल। ठीक, स्टील अलमारी जो है समतल होती है ना, आप छू करके देखते हैं उसके दरवाजों को समतल रहेगा। ठीक, खीरा क्या है? वक्रतल। लोहे का पाइप वक्रतल, और शंकु समतल भी होती है और वक्रतल। कैसे? आप शंकु की आकृति आप देखे होंगे, ये इस तरह से, और ये तो हो जाएगा आपका वक्रतल, और नीचे में आपका जो रहता है समतल। ठीक, ये नीचे का आधार भाग क्या होता है? समतल, और इसकी जो पृष्ठ सतह है ये होती है वक्रतल। ठीक, श्याम पट का तल जो है समतल, जैसा कि ये स्क्रीन बोर्ड भी देखें तो एक समतल है। ठीक, और ठोस बेलन समतल भी होती है और वक्रतल भी। किस तरह से? देखिए, ऐसे हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार जो है इसका समतल रहेगा, और ये वाला भाग जो है वक्रतल रहेगा। ठीक है, ये घुमावदार रहेगा। जैसे मैं इस गिलास को ले लूं, इसका आधार क्या है? समतल है, इधर भी समतल रहेगा, और ये यहाँ पर जो ये गोला हुआ है ना, ये जो घुमावदार जो तल है ये कहलाएगा वक्रतल। अब आगे देखें तो कांच की गोली जो कंचा होती है ना, बच्चे जो खेलते हैं कंचे, है ना, वो क्या हो जाएगा? वक्रतल कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है समतल और क्या होता है वक्रतल। अब समझने वाले हैं हम संरेख और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। संरेख और असंरेख बिंदु में हम देखें तो संरेख बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक ही सीधी रेखा पर होते हैं, जबकि असंरेख बिंदु, जिसे हम गैर संरेख बिंदु भी कहते हैं, वे होते हैं जो एक ही सीधी रेखा पर नहीं होते। परिभाषा से आप लोग उतना नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, मैं एक बिंदी बना दिया ए, फिर ये बिंदी है बी, और ये बिंदी है सी। यहां पर मैं जब इसको रेखा खींचूं तो हम इस तरह से खींच सकते हैं, पैमाने की सहायता से मिलाया और इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो देखिए किस तरह से ये सी छूट जा रहा है। सी छूट गया ना, तो एक ही रेखा पर ये मौजूद नहीं है। वैसे हम देखें तो दो बिंदुओं पर हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, लेकिन तीन ही बिंदुओं पर भी हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। यदि ये जो तीसरा बिंदु है यहां पर मौजूद रहता सी, तब खींचा जा सकता था, है ना। तब क्या कहलाता? बिंदु ए बी सी ये आपस में संरेख बिंदु कहलाते। ठीक है, एक ही रेखा पर मौजूद जितने भी बिंदु रहेंगे वो सब एक दूसरे के संरेख बिंदु रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर स्थिति क्या हो गई है, यहां ये सी नहीं आया। मान लो यहां पर ये डी है और ये सी, तो ए बी सी संरेख है, लेकिन मैं मान लूं डी। अब इसको क्या मान लेता हूं मैं अब? डी। तो डी बिंदु जो है संरेख बिंदु नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं आया। यहां पर लिखा भी है कि जो एक ही सीधी रेखा पर नहीं होते उसको बोलते हैं असंरेख बिंदु। तो आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या होता है संरेख बिंदु और क्या होता है असंरेख बिंदु। अब हम समझने वाले हैं कि संगामी रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, और साथ में ये भी जानेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। संगामी रेखा एक समतल में तीन या उससे ज्यादा रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। एक समतल में, जैसा कि एक समतल है ये स्क्रीन, और इसमें यदि तीन या उससे ज्यादा रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है, जैसे कि हम यहां पर एक बिंदु बना दें ए, और यहां पर रेखाएं जो है ये मिल रही है। ठीक है, ये एक रेखा मिल गई, यहां से हम ले लें एक रेखा। ठीक, इसी तरीके से और भी रेखा खींच सकते हैं, जैसे कि हम स्केल की मदद लें, ये इस प्रकार से, ये दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, ये दूसरी रेखा, और साथ में और भी खींचें, जैसा कि हम और खींच रहे हैं, यहां पर ले गए ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका तीसरी रेखा।
और भी रेखा खींचा जा सकता है। ये हो गया चौथी रेखा। इस प्रकार से जो रेखाएं हम जो खींच रहे हैं एक ही बिंदु पर, मान लो ये बिंदु क्या है, ए है, तो इस ए बिंदु पर हम देख रहे हैं कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है वैसे, लेकिन यहां पर हम देखिए 1 2 3 4 रेखाएं खींचे, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, एक दूसरे की संगामी रेखाएं कहते हैं। इन सबको हम संगामी रेखा कहते हैं। ठीक, अब संगामी रेखाओं की इस बिंदु को समवर्ती बिंदु भी कहा जाता है, याद रखे रहना, समवर्ती बिंदु भी कहते हैं। अब जानने वाले हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। एक समतल में दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। किस तरीके से, जैसा कि हम एक रेखा बनाए, ठीक, और एक और रेखा बना दिए स्केल की सहायता से। जब हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे ना, तो यहां पर देखिए इस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ऐसे में ये रेखा एल और ये रेखा एम है, जब एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती हैं तो ये कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक सामान्य बिंदु होता है जिसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यहां पर पी कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, यहां पर प्रति यानी एक दूसरे को, छेद यानी ये छेद कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो वो कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। अब हम समझते हैं समानांतर रेखा या समांतर रेखा कहें तो एक समतल में दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। यदि नहीं काटें, मान लो ये रेखा एल है और रेखा ये है एम, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं। यहां पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो अलग से और जगह में भी यदि दोनों के बीच की दूरी को नापें तो यहां पर भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तभी तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो भी एक समान अंतर में वो आगे बढ़ेंगी और एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो समांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। वर्ग, आयत और रेल की पटरियां समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। तो आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि क्या है संगामी रेखाएं, क्या है प्रतिच्छेद रेखाएं और क्या है समांतर रेखाएं। अब हम समझने वाले हैं कि कोण क्या है और उसका नामकरण किस तरह से किया जाता है, उसे मापा कैसे जाता है। ठीक है, यहां पर देखें तो कोण क्या है इसको हम समझेंगे कि कोण एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु से जाने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, जैसा कि यहां पर है ए, ठीक है, आपको ए दिखाई दे रहा होगा, और इस प्रारंभिक बिंदु से दो किरण ए सी और किरण ए बी से बनी आकृति को हम कोण कहते हैं। ये जो आकृति है ना, जैसा कि यहां पर हम इसको मान लें आपका P और ये है आपका Q और यह है R। यहां पर PQ किरण और PR किरण, ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है आपका P। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणें क्या कहलाती हैं, उससे बनी जो आकृति है उसको कोण कहते हैं। ठीक, वैसे हम सामान्य अर्थ में देखें तो कोण का अर्थ होता है कोना। यहाँ पर एक कोना है, ये दीवाल है और ये भी दीवाल है, यदि हम इसको मान के चलें तो ये क्या हो जाएगा, कोना। और ये कितना ये कोना है इसको भी नापा जा सकता है। कोण की नाप को अंशों से की जाती है और आगे चल करके हम इसको जानने ही वाले हैं कि किस तरह से कोणों को नापा जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोण का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हो चित्र 22 में कि एक कोण है, यहाँ पर आप देख रहे हो उभयनिष्ठ बिंदु O है और O से दो किरण निकल रही है, OA और OB, तो यहाँ के बीच में एक कोण बन रहा है।
तो ये इसका नाम क्या होता है, देखिए इसको संकेत के रूप में हम किस तरह से लिखते हैं, कोण ए ओ बी। उभयनिष्ठ बिंदु को हमेशा बीच में ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोण ए ओ बी कहते हैं, या हम इसको कोण ओ भी कह सकते हैं, लेकिन भुजाओं को भी नाम देना ठीक रहता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कोण ए ओ बी। उसी प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, कोण जेड वाई। याद रखी रही है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यानी उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको जो है हम बीच में ही लिखेंगे, कोण जेड वाई एक्स। इसी तरीके से इसको कोण बी सी डी। यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर कोण जो है, दो कोण बन रहे हैं, एक कोण इधर और एक कोण इधर, ठीक है। तो पहला कोण जो बन रहा है वो क्या है, क ख घ, क ख घ। और ये दूसरा जो कोण बन रहा है वो क्या है, ग ख घ, ग ख घ, ठीक है। ये इस तरह से दो कोण बन रहे हैं। यहां पर हम देखें त्रिभुज में, तो त्रिभुज में आप ध्यान से देखें तो एक कोण, दो कोण और ये तीन कोण, तीन कोण बन रहे हैं, इसलिए त्रिभुज को त्रिकोण भी बोलते हैं, ठीक। त्रिभुज में हम देख रहे हैं कितने कोण हैं, कोण य, कोण ल और कोण आर। इस प्रकार से यहां पर भी देखें तो कोण ए, कोण पी और कोण बी। चतुर्भुज में चार कोण बन रहे हैं, इसलिए इसको चौकोन भी बोलते हैं, कोण एस, कोण आर, कोण पी और कोण क्यू। तो आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कोण का नामकरण किस तरह से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कोण को नापते कैसे हैं। देखिए यहां पर चांदे की सहायता से कोण को बनाना है। पहला जो है वह है 45 अंश। किस तरह से बना सकते हैं, हम उसके लिए चांदा निकाल लें। ये है चांदा। सबसे पहले हम एक बिंदी देंगे, ठीक। बिंदी देने के बाद हम एक किरण खींच लेते हैं, एक किरण खींच लेंगे और हम यहां पर आप देख रहे हो ये वाला बिंदी, इसको हम जाकर के यहां मिला देते हैं और ये जो किरण जो खींचे हैं इस किरण को हम बराबर यहां इसकी सीध में इसको रख देते हैं। अब यहां से हम पढ़ते जाएंगे। देखिए ये शून्य है, यहां पर आप चंदा में देखोगे तो यहां पर शून्य है, फिर ये 10 है, फिर ये 20 और ये 30, ठीक है। यहां पर आपको 30 नजर आ रहा होगा और ये यहां पर 40 और यहां पर है 50। यहां पर 40 और 50 के बीच में आप और ध्यान से पढ़ोगे तो और छोटी छोटी लाइनें हैं इस 10 भागों में जो बटी होती हैं। तो आप जो है इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और बीच वाली जो है पांचवा लाइन जो है कुछ ज्यादा ही रहती है। तो यहां पर मैं इसको दिया। अब ये चिन्ह बनने के बाद ये वाला जो चिन्ह है, ठीक, ये 45 में जा करके था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल ला करके इसको मिला करके हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए स्केल में ये आ ही रहा है, 45 अंश हो गया। इसको मिला दें और ये हो जाएगा आपका 45 अंश। इस तरह से आप 45 अंश लिख सकते हैं। नाम देना चाहें तो भी दे सकते हैं, Q फिर बीच में P और ये R बराबर 45 अंश। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं 90 अंश के कोण बनाने के लिए यहां पर हम एक बिंदी कर दें और यहां पर एक बिंदी कर दें, फिर उसके बाद हम इसको मिला लें। उसके लिए हम क्या कर दिए, ये देखिए इतना भाग को क्या कर दिए, डार्क कर दिए। जैसा कि यहाँ पर एक कोण बना उसको बोलते हैं 90 अंश। क्या बोलते हैं, 90 अंश। तो 90 अंश के कोण को समकोण भी कहते हैं। आगे चलकर किसके बारे में जानेंगे। इस तरीके से आपको कोण बना लेना है। अब हम जानने वाले हैं पूरक और संपूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। सरल शब्दों में पूरक कोण मिलकर के एक समकोण बनाते हैं। भाई दो कोण मिलकर के 90 अंश बनाएं तो 90 अंश के कोण को तो हम समकोण कहते हैं। आगे चल करके हम कोणों के प्रकार में इस चीज को समझने वाले हैं। अब देखते हैं यहां पर जो 60 अंश है और 30 अंश है,
दोनों आपस में जुड़ करके 60 और 30 मिलकर के 90 अंश बनाया, इसलिए 60 का पूरक कोण क्या होगा 30 अंश, ठीक है। और 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश, दोनों का मिल करके क्या हो रहा है 90 अंश का कोण बन रहा है। यहां पर इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये 45 अंश है, और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन को पूरा कर रहा है 90 अंश बनाने के लिए एक और 45 अंश, तो 45 अंश का पूरक कोण कहलाएगा 45 अंश। तो ये इस प्रकार से हम पूरक कोण को ज्ञात कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि शून्य अंश का पूरक कोण क्या होगा। शून्य में हम कितना जोड़े तो 90 अंश हो जाएगा, सीधी सी बात है। शून्य अंश का पूरक कोण 90 अंश कहलाएगा, और 90 अंश का पूरक कोण शून्य कोण कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरक कोण को आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए उसमें दो कोणों का योग 90 अंश बनना था, अभी इसमें बनने वाला है 180 अंश। यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए कि संपूरक कोण मिल करके एक रेखीय कोण 180 अंश बनाते हैं। रेखीय कोण कहने का मतलब यह है कि एक रेखा होती है, इस रेखा में जितने जो कोण बनती है ना उसको बोलते हैं 180 अंश। यहां पर हम इसको चाहें तो नाप करके भी आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है 180 अंश है, शून्य से शुरू हुआ और ये 180 में जाकर के ये खत्म हुआ। तो ये इस प्रकार से देखें तो ये क्या हुआ 180 अंश। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक उदाहरण में कि ये जो ब्लू कोण है वो कितना है 60 अंश है। 60 अंश कोण में हम कितना जोड़ें 120 अंश जोड़ें, तब जाकर के वो एक सरल रेखा बनाएगी। तो 60 अंश का संपूरक कोण कहलाएगा 120 अंश, ठीक है। और 90 का संपूरक कोण 90 अंश, 90 में 90 जोड़ोगे तभी तो 180 होगा, तो इसलिए 90 का संपूरक कोण कहलाएगा 180 अंश, ठीक है। अब आप लोगों को यदि मैं पूछूं कि 30 अंश का संपूरक कोण क्या कहलाएगा, तो 30 में आप यदि 150 को जोड़ेंगे तभी होगा 180 अंश। तो यहां पर 30 का संपूरक कोण कहलाएगा 150 अंश। यदि मैं बोलूं कि 30 का पूरक कोण क्या है, तो 30 में हम 60 को जोड़ेंगे तब जाकर के 90 अंश का कोण बनेगा या समकोण बनेगा। तो ये कहलाएगा आपका 30 का पूरक कोण 60 अंश, और संपूरक कोण की बात कहें तो 150 अंश। यही चीज, यही फर्क आपको समझना है, ठीक है। माप के आधार पर कोणों के प्रकार, तो सबसे पहला जो कोण है वो है शून्य कोण। वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। आप चित्र में समझ गए होंगे। यहां पर देखिए कि कोण ही नहीं बना है, ठीक है। आप देख रहे हो उभयनिष्ठ बिंदु है वो है O, और यहां पर जो दो किरण हैं OA और OB वो एक ही दिशा में हैं और उनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हैं, एक दूसरे के ऊपर में ही ये मौजूद हैं और कोण ही नहीं बना पाए। इसलिए इसको हम, इसका मान हम क्या कहेंगे शून्य अंश मानेंगे और इस कोण को बोलेंगे शून्य कोण, ठीक है। यदि इसका नामकरण भी दें तो कोण AOB ही होगा और शून्य अंश होगा, ठीक है। तो ये हुआ शून्य कोण। फिर आगे हम देखते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान शून्य अंश से बड़ा, मतलब ये जो है शून्य अंश से बड़ा होना चाहिए इधर, और 90 अंश से छोटा हो। 90 अंश कहने का मतलब ये है कि इधर सीधा जो है 90 अंश बनता है, ठीक है। तो 90 अंश से क्या हो छोटा हो, शून्य अंश से बड़ा और 90 अंश से बड़ा, इधर जितना भी मौजूद रहेगा ना ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। हम जैसे कि इसको चंदा की सहायता से भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहां पर है ये वाला जो भाग है ना, आप देख पा रहे हैं ये जितना भी नीला रंग का भाग है ये आपका न्यून कोण में आएगा। तो शून्य से ज्यादा और 90 से कम, ठीक। आगे हम चले समकोण किसे कहते हैं। देखिए समकोण, समकोण का मान आप देख पा रहे हैं कि ये जो है समकोण है, और इसको लिखने के लिए यहां पर एक वर्ग जैसी आकृति बनाई जाता है,
90 अंश का कोण को हम समकोण कहते हैं। ठीक, ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और जब इसको जो है पढ़ लिखते भी हैं तो समकोण इस प्रकार से बना करके ए बी सी बराबर हो जाएगा 90 अंश। यहाँ पर बी को हमेशा बीच में लिखा जाता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तो हो गया आपका 90 अंश तक का, 90 अंश से ज़्यादा, और यहाँ से हम देखें ये हो जाएगा आपका सरल कोण 180 अंश। 180 अंश से कम को हम अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ऋजु रेखीय या सरल कोण, जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे हम ऋजु रेखीय या सरल कोण कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया आपका 180 अंश, एक सीधा रेखा बन रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है, एक रेखीय कोण भी कहते हैं इसको, 180 अंश को सरल कोण। ठीक, अब हम देखते हैं बृहद या प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का मान 180 से बड़ा और 360 अंश से छोटा हो। 360 अंश कहने का मतलब क्या है उसको पहले समझ जाते हैं। देखिए यहां पर हम देखें, जिस कोण का मान 360 अंश हो उसके पूर्ण कोण कहते हैं, पूरा कोण। किस तरीके से आप देख रहे हो, यहां ये जो है आप यहां पर देख रहे हो कि शून्य से शुरू हो रहा है और साथ में ये जाकर के यहां पर फिर मिल रहा है, यहां से शुरू और यहां पर जाकर के मिल रहा है, ये 350 और ये हो गया 360। आप देख रहे हो ये पूरा कोण को हम बोलते हैं पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। जिस कोण का मान 360 अंश हो तो उसे कहते हैं पूर्ण कोण। लेकिन हम देखें यहां पर कि बृहद या प्रतिवर्ती कोण में हम देखें कि जिस कोण का मान 180 से बड़ा, यानी कहने का मतलब है इससे जो है आपका बड़ा रहे, ठीक है, और 360 से छोटा रहे। पूरा पूरा तो हम देखें तो 360 रहेगा, लेकिन ये देख रहे हो कि 180 से ये कुछ ज्यादा ही आ गया। हम इधर को मानेंगे तो कितना होगा, 180 अंश। इससे आगे बढ़कर के ऊपर चला गया है, ये आगे बढ़कर के ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो इसको क्या बोलते हैं, बृहद या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। जैसे हमारे हाथ को देखें तो हमारा हाथ अभी न्यून कोण है, यहाँ पर देख रहे हैं हाथ की भुजा को, अब ये न्यून कोण है। फिर हम देखें तो ये हो गया 90 अंश का कोण, अब ये हो गया 180, और ये हम चाहें तो भी हम इसको बृहद या प्रतिवर्ती कोण नहीं बना सकते। हाँ, यहाँ पर जरूर बन जा रहा है। यहाँ पर हम देखें तो ये तो हो गया 180, लेकिन हम जब इसको और थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा। अब हम जानने वाले हैं कोणों के अन्य प्रकार। दो कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है तब यदि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो। शीर्ष कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु ओ को, ये शीर्ष है और एक भुजा उभयनिष्ठ तथा कोणों का अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में हो। ठीक है, यहां पर देखें तो ये ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा कहने का मतलब है कि इस कोण के लिए भी ये भुजा का काम कर रहा है, इस कोण के लिए भी ये भुजा का काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का ये भुजा है और इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में है ना क्या है, एक एक भुजा मौजूद है, तो ये कहलाएगा आसन्न कोण। एक ही जगह पर दो कोण जो हैं विराजे हैं, आसन जमाए हुए हैं, इसलिए इसको हम आसन्न कोण कहते हैं। कोण COB का आसन्न कोण कहलाएगा BOA। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे हम देखें तो जो समान माप वाले कोणों को हम सर्वांग सम कोण कहते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि ये 45 अंश का कोण है और एक दूसरा कोण भी ले लें, कोण XYZ, इसका भी 45 अंश का कोण है। तो AOB सर्वांग सम, आप इसको जैसे हम लिखते हैं कोण AOB
और ये सर्वांग सम का चिन्ह कोण XYZ, ये इस तरीके से एक दूसरे के सर्वांग सम कोण हो गए। दोनों का मान कितना है 45 अंश। फिर हम देखते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहने का मतलब है एक रेखा होती है, मान लो ये रेखा है, और यदि दो आसन्न कोण, यहीं पर जो है दो आसन्न कोण है, मतलब ये हो गया आपका, हम इसको मान लें A और ये O और ये B हो गया और ये C। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही सरल रेखा पर दो कोण बने हुए हैं। आप देख रहे हैं ये कोण हो गया AOB और COB, ये दोनों कोण बने हुए हैं एक ही सरल रेखा पर। तो दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। यहां पर भी चित्र में आपके देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस कोण का मान यदि हम देखें 60 अंश है तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। तभी तो 120 और 60 को जोड़ोगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं रैखिक युग्म। युग्म यानी होता है जोड़ा, ऐसे कोण के जोड़े जो क्या होते हैं एक सरल रेखा बनाएंगे या 180 अंश का कोण बनेगा, तो उसको हम रैखिक युग्म कहेंगे। फिर हम देखते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। जैसे कोण का हम देखें तो ये जो बिंदी है क्या है शीर्ष होता है, ठीक है, शीर्ष या सिर बोले। अब इसका ये सिर है और ये क्या है इसके हाथ हैं, हाथ को हम बोल देते हैं भुजा, ठीक है, ये भुजा हो गया। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहां पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं AB और CD, ये AB और ये CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और यहां पर AOC तथा BOD, AOC कोण BOD, इसी तरीके से हम देखें कोण AOD, AOD और कोण COB शीर्षाभिमुख कोण के युग्म हैं। युग्म यानी है जोड़ा। सीधा सा मतलब यह है कि इस कोण का सीधा में आप देखोगे तो ये वाला कोण है, और हम देखें यहां पर ये जो कोण बना हुआ है ना, इसका जो सीधा कोण बनेगा इधर इस साइड में, उसके विपरीत साइड में, वो एक दूसरे के क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इसका मान जो है बराबर होता है। मान लो इसका अंश जो है 60 अंश है तो ये वाला जो कोण का मान है इसका मान भी 60 अंश होगा। उसी तरीके से ये यदि 120 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा 120 अंश होगा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, ठीक। अब हम जानने वाले हैं एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है और क्रमागत अंतः कोण क्या होते हैं। यहां पर आप एक चित्र देख रहे होंगे जहां पर दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही हैं। जैसे ये प्रतिच्छेद कर रही हैं 8 कोण यहां पर बन रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, उसी प्रकार से कोण 5, 6, 7 और 8। यहां पर हम देखें कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं तब संगत कोणों के प्रत्येक युग्म के कोण परस्पर समान होते हैं। यहां पर संगत कोण क्या है, देखिए इस संगत कोण कहने का मतलब है कि कोण 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा कोण 5। दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये जो प्रतिच्छेद रेखा है इसको काट रही है, तो जितना यहां पर ये कोण बना रही है उतना ही कोण यहां कोण 5 पर भी बन रहा है। तो कोण 1 और कोण 5 ये क्या हो जाएंगे संगत कोण कहलाएंगे। क्या यही संगत कोण कहलाएंगे? नहीं, जितना यहां पर ये कटा है ना कोण 2 के बराबर ये कोण 6 भी है, तो ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे। यहां पर है ना संगत कोण के प्रत्येक युग्म के कोण परस्पर समान होते हैं। इसी तरीके से हम देखें तो 3 का संगत कोण 7 होगा और कोण 4 का संगत कोण 8 होगा, ठीक। अब देखते हैं हम एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म के कोण परस्पर समान होते हैं। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं,
एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। किस तरीके से? एकांतर अंतः कोण यानी एकांतर, देखिए यहां पर कोण 3 का एकांतर कोण ठीक उसके विपरीत दिशा में बनेगा। तो कोण 3 के विपरीत दिशा में हम देखें और अंदर में ही ये हो गया आपका कोण 6। कोण 3 का एकांतर कोण आपका कोण 6 हो जाएगा और दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। संगत कोण और एकांतर कोण में क्या अंतर है? संगत कोण आपके तिर्यक रेखा के एक ही दिशा की तरफ बन रहे थे। कोण 1 का संगत कोण कोण 5 हो रहा था एक ही दिशा में। लेकिन एकांतर कोण में क्या है कि दूसरी ओर उसके विपरीत दिशा में ये बनते हैं। तिर्यक रेखा के इस दिशा में आपका 3 है, तो तिर्यक रेखा के दूसरी विपरीत दिशा में ये कोण 6 बना हुआ है और दोनों समांतर रेखा के अंदर में बन रहे हैं, इसलिए ये कहलाएंगे अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। इसी तरीके से हम देखें तो कोण 4 का एकांतर अंतः कोण हो जाएगा आपका कोण 5। इसका मान जितना है उतना ही कोण 5 का होगा। बाह्य एकांतर कोण क्या है? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बाहर में बना है कोण 1, ठीक है, और इतने ही नाप का हम देखें तो कोण 8 होगा। कोण 1 का नाप बराबर रहेगा कोण 8 में, और ये ठीक इसके विपरीत दिशा में है, इसके विपरीत दिशा में ये बना है। ठीक है, तो ये कहलाएगा बाह्य एकांतर कोण। बाहर में इसलिए बाह्य और एकांतर यानी उसके ठीक विपरीत दिशा में। अब तिर्यक रेखा के ऊपर में है आपका क्या? कोण 1, तो तिर्यक रेखा के दायां साइड में कोण 8 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होंगे। कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण 7। ठीक, तो आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अंतः एकांतर कोण और क्या है बाह्य एकांतर कोण। अब तीसरा चीज हम समझने वाले हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। किस तरीके से? ये देखिए तिर्यक रेखा है, ठीक है, और एक ही ओर बने अंतः कोण, ये देखिए आपका कोण 3 और अंतः कोण एक ही ओर, दूसरे ओर जो बनता है उसको तो एकांतर कोण बोल देते हैं। लेकिन एक ही ओर आप देख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर आपका कोण 5 है, और हम इन दोनों को बराबर नहीं रहेगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब हो जाएगा संपूरक कोण। संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश। ठीक है, तो कोण 3 और कोण 5 को यदि आप जोड़ोगे तो 180 अंश होगा, और ये क्या कहलाता है? क्रमागत अंतः कोण कहलाता है। इसका नाम क्या है? क्रमागत अंतः कोण। और साथ में हम देखें तो कोण 4 का क्रमागत अंतः कोण इधर ही है आपका कोण 6, दोनों को आप जोड़ेंगे कोण 4 और कोण 6 को, तब जाकर के वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के संपूरक होंगे, 180 अंश होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रमागत अंतः कोण। ये कोण 2 और कोण 8 एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोण 2 और कोण 8 180 अंश ये बनाएंगे, और इसको बोलेंगे क्रमागत बाह्य कोण कह सकते हैं। अब अगला टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार। उससे पहले हम समझते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज किसी समतल में 3 रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति त्रिभुज होती है। देखिए 3 रेखाखंड है ए बी, मान लो हम देखें ये ए और ये बी, तो ए बी फिर बी सी और सी ए, ये रेखाखंड है 3 रेखाखंड, और बंद आकृति है, कहीं पर भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, उसको हम बंद आकृति कहते हैं। यदि खुली आकृति की बात कहें तो ये इस प्रकार से खुला रहेगा, तो ये अंदर से हो जाएगा प्रवेश, तो ये खुली आकृति कहलाएगी। और ये हम देखें तो यहाँ पर त्रिभुज जो है एक बंद आकृति होती है, और ये समतल में बनी है, तो 3 रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब हम देखें विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है। भुजा को हम आधार मान रहे हैं। विषम यानी अलग अलग होता है, बाहु यानी होगा भुजा, और त्रिभुज तो ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे
कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और यहां पर ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ए बी का मान 2, ए सी का मान 4 और बी सी का मान 5। सबका माप अलग अलग है भुजाओं का, इसलिए ये कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। उसी प्रकार से हम देखें समद्विबाहु, समान द्वि यानी दो बाहु यानी भुजा, दो भुजाएं समान हो, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसा कि यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों का मान 4-4 सेंटीमीटर है, ये बी सी का मान 5 सेंटीमीटर है, अलग हो गया, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। हम इसको जो है इस तरह से हम संकेत भी दे सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। यदि ये भी 4 सेंटीमीटर होता तो क्या होता, तब कहलाता वो समबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसा कि ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4, तो ऐसी त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यहां पर कोण के आधार पर अब त्रिभुज के प्रकार होंगे। एक कोण क्या है, समकोण, यहां पर ये समकोण है, 90 अंश का कोण है, और 90 अंश को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से वर्ग बनाया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। एक कोण क्या होना चाहिए त्रिभुज में, समकोण होना चाहिए। फिर हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण कहने का मतलब है कि 90 अंश से ज्यादा हो तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 110 अंश का कोण बना है त्रिभुज में, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 अंश से कम हो, तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 60 अंश, 70 अंश और 50 अंश, कोई भी 90 अंश से ज्यादा नहीं है, तो इसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम समझने वाले हैं त्रिभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण के विषय में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर हम कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों को हम जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा 180 अंश होगा। तो यहां पर ये अंदर में कोण बना हुआ है, तो त्रिभुज के ये कहलाते हैं अंतः कोण। अंदर में बनने वाले कोण को त्रिभुज क्या बोलेंगे, अंतः कोण। तो क्या बाह्य कोण भी है त्रिभुज में? जी हाँ, देखिए आप ये वाला चित्र ए बी सी, ए बी सी में जो तीन कोण है ये तो है आपके अंतः कोण, लेकिन सी पर ही बाहर की ओर एक कोण बना हुआ है ए सी डी, तो इसे हम कहेंगे बाह्य कोण। ठीक है, तो अंतः सम्मुख कोण त्रिभुज के वे अंतः कोण होते हैं जो त्रिभुज के बाह्य कोण के साथ रैखिक युग्म नहीं बनाते। तो यहां पर कोण सी का अंतः सम्मुख कोण, ये कोण ए और कोण बी ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, तो इसकी बात हो रही है। लेकिन किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कोण ए सी डी का जितना भी मान है, मान लो हम देखें तो 130 अंश है, तो 130 अंश के बराबर ये कोण ए और कोण बी दोनों को हम जोड़ेंगे तो होगा। यहां पर लिखा है कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी और कोण ए बी सी। यहां पर देखिए इस तरह से ये दोनों के योग के बराबर रहेगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब जाकर के इसका मान होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम आगे देखने वाले हैं त्रिभुज और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, और उससे संबंधित हम गणित को भी लेंगे। देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, हमने पहले भी जाना है, 180 अंश होता है। तो दिए गए त्रिभुज ए बी सी के लिए, मान लो ए बी सी है, ठीक है, अज्ञात कोण x ज्ञात कीजिए, जहां कोण ए का मान 25 अंश, मान लो हम ए का मान क्या कर दें 25 अंश है, ठीक, कोण बी का मान 90 अंश है कोण बी का मान, तो कोण सी का मान क्या होगा, अज्ञात कोण, ये कोण x है, सी का मान क्या होगा, तो 90 और 25 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 और 25 को जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 115, और 115 दो कोणों का योग हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी,
तो हम देख रहे हैं कि कोण ए और बी का जोड़ने से 115 हो गया, और कोण सी जिसका मान हमने x रखा है, कोण सी की जगह में हम कोण x लिख दें, और दोनों तीनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो 115 और x को जोड़ने पर भी 180 अंश होगा। x का मान यदि ज्ञात करना रहेगा तो 15 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी 180 में हम 115 को घटाएंगे 65 अंश। यहाँ पर जो बनेगा ये x बराबर 65 अंश उत्तर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको त्रिभुज के अंतः कोणों का मान ज्ञात कर लेना है। अब हम आगे देखें चतुर्भुज के अंतः कोण ज्ञात करना। देखिए चतुर्भुज है ए बी सी डी, यहां पर हम चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, यहां पर ए का मान 120 अंश, यहां पर हम ए मान लें, ये ए का मान हो जाएगा 120 अंश। तो कोण बी का मान 60 अंश, यहां पर बी का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश। फिर कोण सी का मान जो है 45 अंश, यहाँ पर कोण सी का मान 45 अंश है। तो कोण डी का मान क्या होगा, यहाँ पर कोण डी का मान क्या होगा। देखिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, तो कोण ए का मान है आपका 120, फिर कोण बी का मान 60 अंश है, फिर कोण सी का मान 45 अंश है। तो कोण डी का मान क्या होगा, हम इन तीनों को पहले जोड़ेंगे और पूरे का मान जो है हो जाता है 360 अंश। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो गया, और ये 225 को हम यदि 360 में जाकर के पक्षांतर कर दें उधर तो ये घट जाएगा 360 में। 360 में जब घटेगा 225 तो क्या हो जाएगा, 10 में 5 गया तो 5, अब ये 5 बचा है, 5 में 3 2 गया तो हो जाएगा 3, और ये 3 में 2 गया तो बच गया 1, 135 अंश ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। आगे हम इस पर और भी गणित बनाएंगे तो वहां और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवाल। दी गई आकृति में x बराबर यदि 32 अंश है तो y का मान होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि x का मान 32 अंश है और यहां पर है 2x, 2 गुणित 32, 32 दूनी हो जाएगा आपका 64। जब ये 64 हो जाएगा ना तो यहां पर है 3y अंश धन 11, तो 64 में हम 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 को जैसे ही 11 इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 75 अंश। और 75 अंश जैसे हुआ, अब हम जानते हैं कि रैखिक युग्म में कितना अंश का कोण बनता है, एक ही रेखा पर बना है 180 अंश। तो 180 अंश में 75 अंश तो हमको पता चल गया, तो हम 75 को घटा देंगे, तो 75 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 105 आ जाएगा। और ये 105 3y के बराबर है। तो y का मान यहाँ पर पूछा है, y का मान क्या है, तो क्या हो जाएगा, 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 105 में जाकर के भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 10 में 9 गया बच गया 1, 5 के आगे में जाएगा तो हो जाएगा 15, 3 पंचे 15, तो ये 35 अंश होगा y का मान। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 35 अंश, ये इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में x का मान क्या है ये भी पूछा है। देखिए रैखिक युग्म का मान कितना होता है 180 अंश, ये इधर है 130 अंश, इधर क्या हो जाएगा आपका 50 अंश हो जाएगा, तभी तो 50 और 130 को जोड़ने पर 180 अंश होता है। अब ये 50 अंश हो गया, ये 60 अंश, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 110 अंश। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 110 अंश तो हो गया। अब इसमें हम 70 जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश होगा, तो यहाँ पर x अंश बराबर हो जाएगा 70 अंश। ये देखिए डी ऑप्शन 70 अंश, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर दी गई आकृति में ए बी और यह है समानांतर सी डी, मतलब ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर हों तो x और y का मान क्रमशः क्या होगा। x का मान देखिए x कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और y का मान क्या होगा, यहाँ पर है y, ठीक।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 130 है और 130 का शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, तो ये कोण y का मान क्या हो जाएगा, 130 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं यदि y का मान 130 अंश है तो उसका एकांतर कोण है कोण, ये y बराबर x है क्या, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण है इसलिए x का मान भी क्या हो जाएगा, 130 अंश, क्योंकि एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, कोण ए का मान 130 और 130 x y का मान। ठीक है, दी गई आकृति में COB का माप है, COB का माप है, इसका माप हम देख रहे हैं कि एक रेखिक युग्म बन रहा है आपका। यदि हम CD एक रेखा देखें, वहां पर हम देख रहे हैं कि इधर कितना है, 68 अंश है, और तो इधर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 180 अंश होना चाहिए। तो हम 180 में 68 को यदि घटा दें तो हमको मिल जाएगा, 10 में 8 गया तो 2, अब ये 7 बचा है, 7 में 6 गया तो 1 और 1 का 1, तो 112 अंश होगा कोण COB का मान, 112 अंश। ठीक, ये किससे पता चला हमको, रैखिक युग्म। यदि अब भी आप लोग नहीं समझे होंगे तो फिर से आप जो है वीडियो को देख सकते हैं कि रेखिक युग्म किसे कहा गया है। फिर आगे हम देखें कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए अनुपात को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मान लो 1 अनुपात को 1 से लिख लें तो 2 अनुपात को हम क्या लिखेंगे, 2x, और 3 अनुपात को 3x से लिखेंगे। वैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो x धन 2x धन 3x लिखेंगे और तीनों का क्या हो जाएगा, उत्तर 180 अंश हो जाएगा। हम तीनों को यदि जोड़ देंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 x 6 हो जाएगा, है ना। तीनों को हम जोड़ेंगे तो 6x और बराबर 180 अंश, तो x बराबर हो जाएगा, ये 6 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 180 के साथ 6 कम 6 6 तिया 18, शून्य का शून्य, यानी x बराबर हो जाएगा 30 अंश। यहाँ पर त्रिभुज के सबसे छोटा कोण क्या होगा, 30 अंश होगा, क्योंकि सबसे छोटा तो एक सही है, तो ए ऑप्शन जो है 30 अंश, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, यहां पर देखें दी गई आकृति में AB समानांतर है CD, मतलब AB के समानांतर है CD, और यहां पर हम देखें तो कोण APQ 50 अंश है, कोण APQ ये 50 अंश है, तो PRD 127 अंश होगा, PR और D 127 अंश है। तो यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर ये y है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर P के एकांतर कोण है कोण x, तो x का मान आपका हो जाएगा एकांतर कोण ये 50 अंश, है ना। हमने कैसे तुरंत ज्ञात कर लिया, क्योंकि हमको पता है कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। ठीक है, ये एकांतर कोण के कारण हुआ है, ये 50 अंश हो गया x का मान। और फिर यदि हमको ये 50 अंश मिल गया तो हम ये भी जानते हैं कि इधर का मान कितना हो जाएगा, 127 है, तो इधर का मान कितना हो जाएगा, 180 में हम 127 को हम यदि घटा दें तो क्या हो जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, अब ये 7 बचा है, 7 में 2 गया तो 5, ये हो जाएगा आपका 53 अंश। जब ये 53 अंश है, ये 50 अंश है, ये 50 अंश और 53 अंश, तो कोण y का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। हम दोनों को जोड़ दें तो क्या होता है, 130, 103 को हम 180 में यदि घटा दें तो हमको मिल जाएगा, 10 में 3 गया तो 7 है, 7 बचा है, तो यहाँ पर 7 और 0 7 आ जाएगा, और 1 में 1 गया तो 0, यानी 77 अंश हो जाएगा। तो x का मान हमको मिल गया 50 अंश और y का मान मिल गया हमको 77 अंश। इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक, अब आगे हम प्रश्न देखें, यहां पर AB समानांतर DE, AB समानांतर DE, तो यहां पर BAC 35 अंश है, BAC 35 अंश है। ठीक, तो CDA कोण CDE
53 अंश है यहाँ पर, तो कोण DCE का मान क्या होगा? देखिए यहां पर 35 अंश है, तो ये इसके समानांतर है दोनों, तो यहां पर ये जो कोण बनेगा ना, कोण E का मान, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 35 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक, एक ही समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही तिर्यक पर रेखा पर ये कोण बनी है, ये 35 अंश, तो इसके विपरीत दिशा में, यानी इस तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में भी यहाँ पर ये 35 अंश बनेगा। तो 35 अंश और 53 अंश को हम जोड़ते हैं, 35 और 53 अंश को, तो ये हो जाएगा 88 अंश। जब हमको 88 अंश पता चल गया, तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है ये भी हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको 88 को हम 180 में जो है घटा दें, तो हमको मिल जाएगा क्या? 10 में 8 गया तो 2, अब ये 7 बचा है, तो 17 में 8 गया तो आपका 9, तो ये हो जाएगा 92 अंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92 अंश। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न को। दी गई आकृति में यदि AB समानांतर CD है, तो EF, यहां पर जो EF है ये लंब है, लंब है का ये संकेत होता है, ये इस प्रकार से ये लंब है। लंब का अर्थ हम देखें तो यहां पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये लंब है CD पर ये EF लंब है, तथा GED 126 अंश हो, तो देखिए GED यहां पर ये जो कोण है 126 अंश हो, तो AGE इसका मान कितना होगा? साथ में हम देखें GEF यानी ये जो इतना जो बचा हुआ है इसका मान कितना होगा? और साथ में हम देखें कोण FGE ये जो इसका मान है ये कितना होने वाला है, इसको हमको ज्ञात करना है। यहां पर 126 अंश दिया हुआ है, तो इसका मान भी क्या होगा? 126 अंश होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं, यहां पर देख रहे हैं, ये है एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां पर जो कोण बन रहे हैं ये अंदर ही अंदर, ये कहलाएंगे एकांतर कोण। तो यहां पर कोण AGE का मान तो क्या हो जाएगा? 126 अंश हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण होने की वजह से, है ना, दोनों एकांतर कोण है। फिर हम देखते हैं कि यहां पर आपका लंब है, तो जरूर इतना का मान जो है 90 अंश होगा, और 126 में हम 90 अंश यदि घटा दें तो कितना हो जाएगा? 126 में यदि 90 अंश हम घटा दें तो हो जाएगा आपका 6 में 0 गया तो 6, और 12 में 9 गया तो 3, 36 अंश होगा। ये इतना का मान कितना हो गया? ये 36 अंश, यानी GEF का मान हो गया आपका 36 अंश। अब ये 36 अंश हो गया है, और हम देखते हैं कि ये भी कितना होगा? 90 अंश का मान होगा, क्योंकि लंब है। तो ये इतना का मान कितना हो जाएगा? को निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम यहां से हम देख रहे हैं कि रैखिक युग्म बन रहा है, तो भी इसका मान हम निकाल सकते हैं। ये है 126 अंश, तो ये एक रैखिक युग्म में बनने वाला कोण है, तो 126 में कितना हम जोड़ें तो 180 हो जाएगा। इसको भी हम देखें तो भी हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इसको जो है, यदि हम इसमें 54 जोड़ते हैं तब जाकर कि ये 180 अंश होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम 54 अंश इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये 54 अंश हो जाएगा। या फिर हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग देखेंगे तो भी 180 अंश हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देखें तो 54 अंश है, फिर 90 अंश है, और ये जो है 36 अंश है। इनको हम जोड़ेंगे तो भी हमको 180 अंश मिलेगा। 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, हाथ में आया 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 और 9 हो जाएगा आपका 15, और 15 और 3 हो जाएगा 18। तो ये इस प्रकार से 180 अंश इस प्रकार से भी बन सकता है।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से इन तीनों कोणों का मान निकाल सकते हैं। तो आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप हमें फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।